तो न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र असेंबली से बीजेपी के 12 अरकान असेंबली की मुअत्तली के हवाले से खबर की। जी हां, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। समाअत के दौरान जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला था मुअत्तली का, उसको मनसूख कर दिया है। महाराष्ट्र असेंबली से बीजेपी के 12 अरकान असेंबली की मुअत्तली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुअत्तली गैर आईनी और मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुअत्तली सिर्फ मॉनसून इजलास के लिए की जा सकती थी। बीजेपी अरकान असेंबली को 1 साल के लिए मुअत्तल किया गया था। आपको बता दें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ बदसलूकी के मामले में ये मुअत्तली की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को महाविकास आघाड़ी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं बीजेपी के रुकने असेंबली योगेश सागर ने इस मामले पर रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो महाविकास आघाड़ी हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। जिस प्रकार के आज आदेश दिए हैं, ये लोकशाही के जतन को और लोकशाही के मूल्यों को कायम रखने की एक परंपरा को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखी। मैं सुप्रीम कोर्ट का हृदय से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार, जिन्होंने बिन लोकतांत्रिक पद्धति से, बिन लोकशाही पद्धति से एक एक आमदारों को जिस प्रकार से निलंबित करने का, 12 आमदारों को निलंबित करने का काम किया, उसके मुंह पर एक चपराक दी है। लोकशाही के जतन का काम सरकारों का होना चाहिए, विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी। लेकिन आघाड़ी की इस सरकार जिस प्रकार विधानसभा में और विधानसभा के बाहर लोकशाही की हत्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही जवाब दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से खूब खूब धन्यवाद और ये लोकतंत्र की विजय है। वहीं बीजेपी लीडरों की तरफ से इस मामले को लेकर रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है और भी दूसरे लीडर्स के बयान आए हैं। आपको बता दें कि अतुल भातलकर ने इस फैसले को जमहूरियत की जीत बताया है। निलंबित आमदारांच्या विषयी दिलेला निर्णय हा लोकशाहीचा विजय असून पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारचं त्यांच्या हुकुमशाही कारभाराला आणि प्रवृत्तीचं थोबाड फोडणारं हा निर्णय आहे। आम्ही प्रतिनिधित्व करत असलेल्या मतदारसंघातल्या लोकांना न्याय देणारा हा निर्णय आहे। केवळ आणि केवळ आम्ही सरकारच्या विरोधात बोलतो म्हणून अन्यायाने, गैर पद्धतीने, बेकायदेशीर पद्धतीने आम्हाला निलंबित करण्यात आलं। वहीं बीजेपी के दूसरे लीडर प्रसाद लाड ने भी अदालत के फैसले का इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा कि जो शिवसेना और महाविकास आघाड़ी हुकूमत है वो कायदे कानून पर यकीन नहीं रखती है। होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। आज न्याय देवता ने जो निर्णय दिया है ये सरकार को एक लाफा मारने के बराबर है, क्योंकि ये सरकार दूजा भाव से काम करती है। फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सिद्ध हुआ, जिन 12 आमदारों का निलंबन रद्द हुआ है उनको मैं मनपूर्वक बधाई देता हूं और ये सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार कायदे से चलती है, कायदे को हाथ में लेकर सरकार नहीं चलती। ये फिर से एक बार सिद्ध हो चुका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरकजी वजीर माफ कीजिएगा महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक का भी रद्द अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अदालत का जो फैसला है उसकी कॉपी में जो सारे नुक्ते हैं उन पर गौर किया जाएगा, उसके बाद ही इस मामले में कुछ कहा जाएगा। विधायकों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, फैसले की परत विधिमंडल सचिवालय को प्राप्त होने के बाद विधिमंडल सचिवालय उस निर्णय का अभ्यास करेंगे और निश्चित रूप से उस पर अंतिम निर्णय ये अध्यक्ष महोदय लेंगे। सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, सवाल देश भर की विधानसभाओं का है, पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का अधिकार, विधानसभा का अधिकार वो अंतिम है कि उस पर कोर्ट का आदेश लागू होता है। ये सब बिंदुओं पर विधिमंडल सचिवालय अभ्यास करेगा और उसके बाद अंतिम निर्णय अध्यक्ष महोदय लेंगे। तो सीधे रुख करेंगे करियप्पा ग्राउंड का, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एनसीसी की रैली में मौजूद हैं। न भटकने देती।
अब मैं युवा शक्ति के अगले चरण में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस भव्य परेड को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। कार्यक्रम में उपस्थित देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, एनसीसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी, यहां उपस्थित सभी महानुभाव, अधिकारीगण, गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाले कलाकार, एनएसएस, एनसीसी के साथियों, इस समय देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और जब एक युवा देश इस तरह के किसी ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनता है तो उसके उत्सव में एक अलग ही उत्साह दिखता है। यही उत्साह मैं अभी करियप्पा ग्राउंड में भी देख रहा था। ये भारत की उस युवा शक्ति के दर्शन है जो हमारे संकल्पों को पूरा करेगी, जो 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूर्ण करेगा, 2047 के भव्य भारत का निर्माण करेंगी। मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। लेकिन जो सौभाग्य आपको मिला है वो मुझे नहीं मिला था। मुझे एनसीसी में जो ट्रेनिंग मिली, जो जानने सीखने का अवसर मिला, आज देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मुझे उन संस्कारों से, उस ट्रेनिंग से असीम ताकत मिलती है। अभी कुछ ही समय पहले मुझे एनसीसी एलुमनाई का कार्ड भी मिला था। आज देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ मैं उस नाते भी आपका साथी हूं, आपसे जुड़ा हूं। मैं एनसीसी के सभी पदाधिकारियों को और सभी फेलो कैडेट्स को इस अवसर पर सैल्यूट करता हूं। आज जिन कैडेट्स को पुरस्कार मिला है उन्हें भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज महान स्वतंत्रता सेनानी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की जयंती भी है। आज ही फील्ड मार्शल करियप्पा की भी जयंती है। राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले देश के इन वीर सपूतों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज जब देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, तब देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए भी हमारे प्रयास जारी है। इसके लिए देश में एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी की स्थापना की गई है। पिछले 2 सालों में हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख नए कैडेट्स बनाए हैं।
मुझे खुशी है कि एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग में सिमुलेशन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को एनसीसी से जोड़ने के लिए भी देश कई कदम उठा रहा है। पूरी तरह से सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 1 लाख कैडेट्स का विस्तार देश की कॉलेजों में किया गया है। 1 लाख कैडेट्स को लेकर यही प्रयास अब स्कूलों में भी शुरू किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश की 90 यूनिवर्सिटीज ने एनसीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में भी शुरू किया है। मैं आज यहां बड़ी संख्या में गर्ल कैडेट्स को देख रहा हूं। ये देश के बदलते मिजाज का प्रतीक है। देश को आज आपके विशेष योगदान की जरूरत है। देश में आपके लिए आज अपार अवसर मौजूद है। अब देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही है। सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। जिन बेटियों ने खुद एनसीसी ज्वाइन किया है, वो इसके लिए एक प्रेरणा बन सकती है। साथियों, देश के प्रसिद्ध कवि माखनलाल जी चतुर्वेदी की एक कविता, और उस कविता की पंक्तियों में उन्होंने कहा, भूखंड बिछा, भूखंड बिछा आकाश ओढ़, नए नोदक ले, मोदक प्रहार, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपने जीवन धन को निहार। ये पंक्तियां सामर्थ्य की पराकाष्ठा का वर्णन करती है। शक्ति ऐसी हो कि भूखंड को बिछा सके, आकाश को ओढ़ सके, ब्रह्मांड को हथेली पर उछाल सके। ताकत ऐसी हो कि कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हंसकर, डटकर मुकाबला कर सके। आज मां भारती भारत के युवाओं से यही आह्वान कर रही है, भूखंड बिछा, आकाश ओढ़, नए नोदक ले, मोदक प्रहार, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपने जीवन धन को निहार। आने वाले 25 साल का अमृतकाल देशभक्ति के ज्वार का है, और आज चुनौती। तो ये थे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो एनसीसी कैडेट से खिताब कर रहे थे। साथ ही साथ वो भी एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। उन्होंने अपने तजुर्बात को भी एनसीसी कैडेट्स के साथ शेयर किया और उनकी हौसला अफजाई की। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब रुख करेंगे अगली खबर का। जी हां, SC/ST के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करते हुए जो तजवीज पेश की गई थी रिजर्वेशन के मामले पर, जो शराइत कम करने की तजवीज पेश की गई थी, उसको इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले हुकूमत आदादोशुमार हासिल करे। 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
तो अब बात करेंगे बिहार में तलबा की जानिब से बंद की जो कॉल दी गई है उसके हवाले से खबर की। तो आपको बता दें, आरआरबी एनटीपीसी इम्तिहान को लेकर जो तलबा हैं वो कई रोज से बिहार में एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जो तलबा का एहतजाज है वो देखने को मिला। नताइज में धांधली के खिलाफ तलबा सड़कों पर उतर आए हैं। हाजीपुर, समस्तीपुर, सोपोल समेत कई जगहों पर सड़कें जाम और आगजनी की गई। तलबा के बंद की अपोजिशन जमातें हिमायत कर रही हैं। वजारत रेल की जानिब से इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन तलबा इससे मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार वो इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जानिब से तलबा को मुतमईन करने की कोशिश की गई है, लेकिन तलबा काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आप मुख्तलिफ शहरों की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर तलबा का एहतजाज नजर आ रहा है। वहीं बंद की कॉल दी गई थी तलबा की तरफ से और जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी तलबा की बंद की हिमायत कर रही हैं। तमाम लीडर्स जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनके बयान भी सामने आए हैं। कई तरीके के बयान सुनने को मिले हैं जिसमें वो तलबा की हिमायत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी ने तलबा से अपील की है कि वो मरकजी हुकूमत पर भरोसा रखें। मरकज उनकी सारी बातें मानने को तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि आरआरबी की जानिब से वक्त पर वजाहत की गई होती तो वबाल नहीं होता। न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कुछ सियासी पार्टियां इस मामले पर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रही हैं। रेल भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए सुशील मोदी जी हैं। सर, ये जो पूरा कंफ्यूजन हुआ, आप मानते हैं ये आरआरबी के गलत फैसले की वजह से सारा कंफ्यूजन हुआ? देखिए, कोई जानबूझकर गलत फैसला नहीं था, बल्कि समय रहते भ्रम को दूर नहीं किया गया। अगर समय रहते आरआरबी ने भ्रम को दूर कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं होता। देखिए, इसमें एक परीक्षा है डी ग्रुप की परीक्षा, जिसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा पद हैं और 1,25,30,00,000 के करीब परीक्षार्थी हैं। तो जब प्रोस्पेक्टस निकाला गया 2019 में, उसमें कहा गया कि एक परीक्षा होगी और अब कह रहे हैं कि 2 परीक्षा ली जाएगी। और 24 जनवरी को ज्यों ही यह आदेश निकला कि 2 परीक्षा होगी, वैसे ही हंगामा बढ़ गया। तो अगर आपको 2 परीक्षा लेना था तो पहले ही दिन आप घोषित करते कि हम 2 परीक्षा लेंगे, लेकिन उस पहली बार तो आपने उसको भ्रम की स्थिति में लोगों को रखा और बाद में अचानक आपने 2 परीक्षा निकाल दिया। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कल जब श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी संचार भवन में मुलाकात हुई और विस्तार से चर्चा हुई, तो वो भी इस बात से सहमत थे कि सब गरीब छात्र हैं, 10वीं 11वीं के छात्र हैं, उनको 2-2 बार परीक्षा देने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए वो सहमत थे कि एक परीक्षा के आधार पर ही डी ग्रुप की परीक्षा ली जाएगी। दूसरा विषय था एनटीपीसी का, जिसमें करीब 35,000 पद हैं। इसमें 10+2 के भी छात्र हैं और स्नातक के भी छात्र हैं। और इस एनटीपीसी की परीक्षा में पहली बार भारत सरकार ने 20 गुना रिजल्ट निकालने का निर्णय लिया। इसके पहले 10 गुना रिजल्ट निकलता था, फिर 15 गुना हुआ। इस बार केंद्रीय रेल मंत्रालय ने 20 गुना रिजल्ट निकालने का निर्णय लिया। लेकिन गलती ये हो गई कि एक ही छात्र अगर 3 अलग अलग समूहों के लिए अगर वो क्वालिफाई किया है तो उसको एक रिजल्ट मानने के बजाय उसको 3 रिजल्ट माना गया। परिणाम ये हुआ कि 20 गुना रिजल्ट के बजाय 11 गुना ही रिजल्ट निकाला गया। छात्रों की मांग थी कि एक छात्र एक रिजल्ट, अगर वो 3 ग्रुप में भी क्वालिफाई करता तो उसको एक ही रिजल्ट निकाला माना जाए। अश्विनी वैष्णव जी इससे सहमत थे और उन्होंने कहा कि लगभग 3.5 लाख और रिजल्ट जो है वो प्रकाशित किया जाएगा। यानी जो 2 मुख्य बातें थी, ग्रुप डी और एनटीपीसी का एक छात्र एक रिजल्ट और डी ग्रुप के अंदर 2 परीक्षा के बजाय 1 परीक्षा। बाकी तो छोटे मोटे मुद्दे होंगे, लेकिन ये 2 मुख्य मुद्दे थे। इन दोनों मुख्य मुद्दों पर उनकी सहमति थी। उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी बना दिया है, लोग उनके सामने भी अपनी बात रखें और पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए और निर्णय लिया जाएगा। लेकिन वो इन दोनों मुद्दों के पक्ष में थे। इसलिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि केंद्र की सरकार पर भरोसा रखिए। अश्विनी वैष्णव जी भी आप ही जैसे एक प्रतियोगी परीक्षा से निकल कर यहाँ तक पहुंचे हैं, वो छात्रों के दर्द को जानते हैं। और अगर आरआरबी ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं होता। इसलिए मैं बिहार सरकार से भी और
रेल पुलिस से भी आग्रह करूंगा कि छात्र अपराधी नहीं है, ये पढ़ने वाले छात्र बच्चे हैं हमारे। हम लोग के 74 के जेपी मूवमेंट में थे तो बिहार में 12 शहरों में कर्फ्यू लगा था, तो नौजवान हैं, उत्साह में कुछ कर दिया होगा, तो ये अपराधी नहीं है, इसलिए कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं छात्रों से अपील करूंगा कि केंद्र की सरकार आपकी सारी मांगों को मानने के लिए तैयार है। उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की है, जब सड़कों पर आने की आवश्यकता नहीं है, अपनी आप तैयारी करें परीक्षा के लिए, और बहुत जल्द जो प्रक्रिया निर्धारित हुई है उसके आधार पर आपकी समस्या का समाधान होगा। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुशील कुमार मोदी, कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। कामयाबी हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है, लगन और सच्ची मेहनत के साथ इसे किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है, और यही बात हमने अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के हर बच्चे में देखी है। आइए एक नजर डालते हैं नीलकंठन नायर और प्रसिद्धि सिंह पर, जो इस हफ्ते बायजूस यंग जीनियस के एपिसोड में शामिल हुए हैं। ഞാൻ എൻ്റെ 6ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ കളരിപ്പയറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു കളരിപ്പയറ്റിന്റെ ഗുണങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ. അപ്പം എനിക്കും കളരിപ്പയറ്റിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. നീലകണ്ഠന്റെ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, 4 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇന്നേ വരെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ കളരിപ്പയറ്റ് എപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്താലും എപ്പോഴും സ്റ്റിക്കും സ്വോർഡും ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്വോർഡുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना पॉपुलर होगा और इतना कुछ आगे करेगा. Kalari is not just a martial art for me. It has become my way of life. I will dedicate my life to this art. मैं प्रसिद्धि हूँ और मैं प्रसिद्धि फॉरेस्ट फाउंडेशन की फाउंडर हूँ. मेरे फाउंडेशन का एम है कि अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूं मैं एनवायरनमेंट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में. इस इनिशिएटिव को सोचा है कि सिर्फ चेंगलपट्टू और तमिलनाडु तक रिस्ट्रिक्ट करके ना रखूं, मैं पूरे वर्ल्ड में से फैलाऊं. इतने कम उम्र में जिस तरह से वो गवर्नमेंट ऑफिशियल, टीचर्स, प्रिंसिपल्स से बात करती है, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्रसिद्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से यंगेस्ट फूड फॉरेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला 2020 में. उसके बाद जब इसने 13,500 ट्रीज लगाए, तब इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन द कैटेगरी ऑफ सोशल सर्विस मिला. मेरा ड्रीम है कि मैं 2022 तक 1 लाख पेड़ लगाऊंगी. तो न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब.